गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग समाजशास्त्र के पहले पेपर में, थर्ड ईयर के पहले पेपर में पहली इकाई जो पायनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और इसके क्रम में हमने समाजशास्त्र के विकास, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और फिर जो समाजशास्त्र के प्रणेता, जनक जिन्हें हम कहते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट, उनके जो विचार हैं, उनके प्रत्यक्षवादी विचारधारा, उसके बारे में चर्चा करी थी। और पिछली 2 क्लासेस में हमने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में भी, हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों के बारे में भी चर्चा करी थी। हर्बर्ट स्पेंसर, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और इन्होंने प्राणी शास्त्रीय आधार पर समाजशास्त्र का विश्लेषण किया था। 1820 से और 1902 तक अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी थी, जिनमें सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि बहुत सारी कृतियाँ थी जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो डार्विन के लॉ ऑफ इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि डार्विन ने जो उद्विकास का सिद्धांत दिया था वो जो हमारी धार्मिक विचारधारा है उसकी बिल्कुल विपरीत बात करते थे। क्योंकि जितने भी धर्म हैं वो मानव की उत्पत्ति और समाज की उत्पत्ति के बारे में उनका मानना है कि जितने भी धर्म हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने किसी एक बहुत प्राचीन काल में किसी एक समय में मानव की और मानव समाज की और मानव जिस पृथ्वी पे रहता है और इस ब्रह्मांड की रचना करी। चाहे वो हिंदू धर्म हो, कैथोलिक धर्म हो, ईसाई धर्म हो यानी कि या इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो या कन्फ्यूशियन धर्म हो, ये सारे धर्म जितने भी हैं उनका यही मानना है कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना करी थी और मनुष्य पृथ्वी पर इसी रूप में, जिस रूप में हम आप हैं, इसी रूप में उनकी रचना करी थी। हमारा भी हिंदुओं की भी मान्यता है कि ब्रह्मा ने अपने अंगों से, विभिन्न अंगों से अलग अलग वर्णों की रचना करी थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब ब्रह्मा के अंगों से इनकी रचना हुई थी। इसी तरह से कैथोलिक धर्म की भी मान्यता है कि ईश्वर ने 7 दिन में पूरी सृष्टि और मानव की रचना करी थी। ये जो धर्म की जो विचारधारा है, धर्म में जो मानव की उत्पत्ति की विचारधारा है, इसको डार्विन के सिद्धांत ने इसको सीधी चुनौती दी थी, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत ये प्रूव करता है उद्विकास की प्रक्रिया से। उनकी किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें 1859 में उन्होंने ये प्रूव किया, ये प्रमाणित किया कि उद्विकास मनुष्य जिस मनुष्य को हम देखते हैं वो मनुष्य जो है वो एक ही समय की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि ये उद्विकास की प्रक्रिया है उसके प्रभाव से ये हुआ है। प्रारंभ में जीवित वस्तु सरल थी, विभिन्न अंग घुले मिले थे। वो बात करते हैं प्रारंभिक कोशिका की, एक कोष्ठ या कोशिका की, जिसमें अंगों के विभाजन नहीं हुए थे और सारे कार्य जो हैं उस कोशिका में अंदर ही अंदर विभिन्न अंग घुले मिले हुए होते थे और सारे कार्य वो कोशिका के अंदर स्वयं ही होते थे। धीरे धीरे कोष्ठ में बदलाव आया, परिवर्तन आया। हाथ, पैर, आँख, पेट, दिल इत्यादि इनका जो विकास हुआ और प्रत्येक अंग एक निश्चित कार्य करता है। दिल का एक अलग कार्य है, आँखों का एक अलग कार्य है, पैरों का कार्य अलग है। तो ये अंग जो हैं अलग अलग होते चले गए और उनका आकार और स्वरूप भी बदलता चला गया।
सभी अंग एक दूसरे पर अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। तो ये जो क्रम है, इसमें सरलता से और जटिलता की ओर, और ये प्रक्रिया है, और ये एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे हम उद्विकास कहते हैं। इसकी दिशा भी इसमें एक दिशा भी देखने को मिलती है, जिसमें सरलता से और ज़्यादा से ज़्यादा विषमता या जटिलता हमें देखने को मिलती है। तो सभी प्रकार के जीव जो हैं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, और जो संघर्ष के लिए अनुपयुक्त होते हैं उसे प्रकृति मारने के लिए चुन लेती है। ये प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का नियम था। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जो अपने आप को प्रकृति के परिवर्तित आयामों के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो भौतिक जगत जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो है मैटर और दूसरा है एनर्जी, यानी कि पदार्थ, और दूसरा शक्ति। इनके मिश्रण से बना हुआ है। शक्ति हमेशा गतिमान रहती है, न उसका उद्भव होता है, न अंत या विनाश होता है। ये एक शाश्वत तथ्य है। शक्ति के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ये आप लोग फिज़िक्स भी जब पढ़ते हैं तो फिज़िक्स भी में भी ये पढ़ा, भौतिक शास्त्र में भी ये पढ़ाया जाता है कि शक्ति का फॉर्म बदलता रहता है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी किसी अन्य शक्ति में बदल जाती है। तो ये शक्ति के स्वरूप में परिवर्तन होता है, पर वो अपने आप में उसका विनाश नहीं होता। तो पदार्थ का भी कभी विनाश नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता है। सभी पदार्थ जो हैं आरंभिक अवस्था में स्वरूपहीन ढेर होते हैं। इस ढेर में शक्ति होती है और शक्ति में गति होती है। सभी अंग स्पष्ट और पृथक होते जाते हैं, और पृथकता और भिन्नता होते हुए भी सभी अंग अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। उद्विकास पदार्थ का समन्वय और उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता होमोजेनाइटी से निश्चित संबद्ध भिन्नता यानी कि हेट्रोजेनाइटी में बदलता है। प्रारंभ में जीवन निश्चित रूप से विकसित होता है। जीव जगत और वनस्पति जगत में उद्विकास के बारे में डार्विन के जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और केवल वही प्राणी जीवित रहते हैं जो योग्यतम हैं। ये योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका सिद्धांत है, और जो योग्य नहीं है वो विलुप्त हो जाते हैं। अब समाज को सावयव के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर ने देखा, और इन्होंने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी यानी कि सावयवी जो निरूपण के रूप में इसका अध्ययन किया। उद्विकास को उन्होंने उद्विकास की जो सिद्धांत है या नियम है, उसे उन्होंने समाज पर लागू किया। उनकी मान्यता थी कि समाज भी एक सावयव के रूप में समझे जा सकते हैं। समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित होता है। समाज चाहे वो शिकार करने वाला समाज हो, या चारागाह वाला समाज हो, या कृषि समाज हो, या पूंजीवादी समाज हो, ये एक उद्विकास के क्रम में इसको समझा जा सकता है। सामाजिक उद्विकास के कुछ आधार हैं। सबसे पहला कि प्रारंभ में मानव समाज सरल और सादा था। अंग आपस में घुले मिले हुए थे। समाज का एक अंग यानी कि जो परिवार है वही सारे समाज के कार्य करता था।
जैसे उदाहरण के तौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि सारे कार्य जो हैं वो परिवार के ही सदस्य करते थे। परिवार का जो मुखिया होता था वो ही सारे निर्णय लेता था। जिस तरह से आजकल सरकारें, राज्य में सरकार निर्णय लेती है तो परिवार का मुखिया वही निर्णय लेता था। परिवार का मुखिया जो था वही परिवार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से जो लेन देन होगा, आपस में आदान प्रदान होगा, उस पर उसका कंट्रोल होता था, नियंत्रण होता था। और अर्थव्यवस्था जो पारिवारिक अर्थव्यवस्था थी वही परिवार के अंदर ही चलती थी। साथ ही धार्मिक कार्य में परिवार के मुखिया की भूमिका प्रमुख थी। और आदिम समाजों में भी हम देखें तो भोपा जो थे, जो परिवार के वरिष्ठ जो वृद्ध लोग हैं, उन्हीं को धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति होती थी। और ऐसे जो खानाबदोश झुंड थे उनमें कोई कार्य विभाजन देखने को नहीं मिलता था। धीरे धीरे ज्ञान, विचार, अनुभवों की वृद्धि हुई और मनुष्य सामाजिक प्राणी बना। और ज्ञान के आधार पर अलग अलग विभिन्न अंग समाज के पृथक होने शुरू हुए, अलग होने शुरू हुए। जैसे कि परिवार, राज्य, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, नगर, गांव, संघ, ये सब विकसित होने लग गए। तो अंगों का विभाजन होना शुरू हो गया। इनके उद्देश्य अलग अलग होने हुए और इनके प्रकार, इनके फंक्शंस भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो समाज के विभिन्न अंग जो हैं वो उनमें श्रम विभाजन होना शुरू हुआ और विशेषीकरण बढ़ता चला गया। विशेषीकरण जैसे जैसे बढ़ा वो उनमें अंतर्निर्भरता बढ़ती चली गई। विभिन्नताओं के बावजूद सभी अंग जो हैं वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर थे। चाहे आर्थिक संस्थाएं धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर थीं, धार्मिक संस्थाएं राज्य पर निर्भर हैं, राज्य जो है वो हमारे राज्य की परिवार की निर्भरता राज्य पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं परिवार, शिक्षा जो है वो परिवार से पर निर्भर है, राज्य पर निर्भर है, धर्म पर निर्भर है, हमारी नैतिकता पर निर्भर है, हमारी आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है। तो ये अंतर्निर्भरता और अंतर संबंधित जो संबंधितता देखते हैं वो हमें समाज के अलग अलग अंग जो हैं वो अंतर संबंधित देखने को मिलते हैं। तो समाज जो है वो अनिश्चित असंबद्ध समानता से और निश्चित संबद्ध विविधता की ओर या भिन्नता की ओर बढ़ता चला जाता है। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास जो है वो सरलता से और जटिलता की ओर क्रम में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक तरफ सरल समाज है, जैसे जो खानाबदोश समाज हैं उनमें अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित होती है, संचार धीमा होता है। जबकि इस उद्विकास के क्रम में जो आधुनिक विकसित समाज हैं, पूंजीवादी समाज या औद्योगिक समाज, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यापार जो सरल समाजों में केवल वस्तु विनिमय तक ही सीमित था, वो आगे के जैसे जैसे जटिल समाज हो रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जोर दिया जाता है। आज भी भारत, हम बात करते हैं भारत की आत्मनिर्भरता की, पर हमारा देश जो है वो बहुत सारे अन्य देशों को निर्यात करता है और बहुत सारे देशों से आयात करता है। ये आयात और निर्यात जो है वो हमें दूसरे देशों पर निर्भर बनाती हैं और इसलिए ये जो है हेट्रोजेनाइटी समाज में पैदा होती है। संचार इस क्रम में बहुत ही तीव्र गति से होता है और संचार के माध्यम भी
अभी चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम देखें या ट्रांसपोर्टेशन देखें या मीडिया देखें, संचार के माध्यम बहुत ही तेज़ हो रहे हैं। तो जिस तरह से मनुष्य के शरीर का उद्विकास हुआ, जन्म से बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु, उसी तरह से आर्थिक जीवन में भी उद्विकास देखने को मिलता है। पहले शिकार की अवस्था, फिर चारागाह की अवस्था, फिर कृषि अवस्था और फिर औद्योगिक या पूंजीवादी अवस्था। तो समाज और सावयव में अगर हम समानताएं देखें तो सामाजिक उद्विकास जो है वो और प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, ये दोनों ही धीरे धीरे होने वाली प्रक्रियाएं हैं और इनमें आकार में वृद्धि जड़ पदार्थ से भिन्न हो जाती है। जो जड़ पदार्थ था वो एक सामान्य प्राणी शास्त्रीय संदर्भ में देखें तो जड़ पदार्थ एक कोशिका थी और उससे जब उद्विकास हुआ तो जो अंतिम स्थिति मनुष्य को देखें तो मनुष्य में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो विभिन्न अपने अपने विशिष्टीकृत कार्य कर रही हैं। इसी तरह से समाज में भी जो सरल समाज था उसमें जो जितने भी कार्य होते थे, वो चाहे जो शिकारी समाज है, झुंड है, उसमें सारे कार्य, बस आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, सब कार्य होते थे। पर जैसे जैसे समाज का उद्विकास हुआ और आज की हम अवस्था में पहुँचे हैं, वैसे वैसे ये उद्विकास के क्रम में ये विशिष्टीकरण बढ़ता चला गया है और अंतर्निर्भरता बढ़ती चली गई है। तो दोनों ही समाजों में, चाहे वो जो दोनों ही उद्विकास की प्रक्रियाओं में, चाहे वो सामाजिक उद्विकास हो या सावयवी उद्विकास हो, वृद्धि जो है वो सरलता से और जटिलता की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, संरचना में जटिलता आती जाती है। फिर तीसरी बात जो है, अंग विकसित होकर, दोनों चाहे समाज के अंग हैं या सावयव के अंग हैं, वो विकसित होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। सभी अंगों का एक अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग जो हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे फेफड़े अलग कार्य कर रहे हैं, हमारा दिल अलग कार्य कर रहा है, हमारी आंखें अलग कार्य कर रही हैं, कान अलग कार्य कर रहे हैं, नाक अलग कार्य कर रही है, मुंह, पाचन तंत्र अलग कार्य कर रहा है। हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह हम पैरों से चलकर जाते हैं तो संचार का कार्य अलग है। इसी तरह से समाज में भी अलग अलग कार्य जो है, समाज के विभिन्न अंग विकसित हो जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, ये सारे अंग जो हैं, परिवार की व्यवस्था, ये अंग विकसित होते हैं और विशेषीकृत हो जाते हैं। इन अंगों के विभाजन से कार्यों में विभेदीकरण होता है। चौथी बात, ये सब जो अंग हैं वो अंतर संबंधित होते हैं और इन सब में अंतर निर्भरता पाई जाती है। पांचवी बात जो है, महत्वपूर्ण बात जो समाज और सावयव में एक जैसी है, वो ये है कि अंतर संबंध बनाए रखने के लिए संचार व्यवस्था होती है। भोजन जिस तरह से मुंह से और पेट से होते हुए पाचन के माध्यम से, खून रक्त के माध्यम से, हृदय और नसों के माध्यम से, सारे अंगों में हमारा खाना, हमारा भोजन, हमारी एनर्जी सारे अंगों को मिलती है, उसी तरह से समाज के भी विभिन्न वर्ग जो हैं वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करते हैं। समाज में किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अगर हमें एक किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, एक बिस्किट का भी उत्पादन करना है, तो उस बिस्किट के उत्पादन में बहुत सारे समाज के अंग जो हैं वो योगदान देते हैं। जैसे किसान जो है वो गेहूँ उगाता है जो कि मैदा के रूप में
बिस्किट में यूज़ होता है, या गन्ना उगाता है जो चीनी के रूप में बिस्किट में यूज़ होता है, उसके उत्पादन खेती से जो उत्पादन हुआ उसको फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद उसकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के बाद सेल्स होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, फिर उसका वो कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये संचार की जो प्रक्रिया है वो समाज और सावयव में एक जैसी प्रतीत होती है। फिर छठी बात जो है वो शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क के स्नायु तंत्र से जिस प्रकार होता है, उसी तरह से समाज में भी जो नियंत्रण का कार्य है वो सरकार का करती है। अंगों को कार्य करने का आदेश जो है स्नायु तंत्र देता है और सभी अंग इसका पालन करते हैं। हमारे दिमाग से हमारे ऑर्डर्स निकलते हैं कि हमें अगर आग में हाथ चला गया है तो हमारा दिमाग ऑर्डर करता है कि उससे हाथ निकाला जाए। तो ये हमारे सारे अंगों को नियंत्रित करने का कार्य हमारा स्नायु तंत्र करता है। इसी तरह से समाज का के मस्तिष्क का काम सरकार करती है। वो संचार के साधनों द्वारा आदेश देती है और प्रजा उनकी अनुपालना करती है। फिर समाज विभिन्न व्यक्तियों से बना हुआ है, जिस तरह से शरीर विभिन्न कोष्ठों से या सेल से बना हुआ है। शरीर का अंग काटने से शरीर समाप्त नहीं हो जाता। अगर हाथ काट दिया जाए तो शरीर खत्म नहीं हो जाएगा। इसी तरह से समाज का अंग या इकाई या व्यक्ति अलग होने से समाज समाप्त नहीं हो जाता। किसी एक व्यक्ति के खत्म होने से समाज खत्म नहीं हो जाता। तो जिस तरह से शरीर में जो कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं, वो मर जाती हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, उसी तरह से समाज में भी पहले के व्यक्ति जो हैं उनको नए व्यक्ति हमेशा निरंतर रिप्लेस करते रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ये सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है कि समाज और सावयव को हम बिल्कुल ही एक तरह से समान नहीं मान सकते, क्योंकि समाज और सावयव में, मनुष्य और सावयव में सावयव और समाज में बहुत भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहला कि समाज में जो मनुष्यों के प्रयासों से विकास की गति तेज होती है, जबकि सावयव में प्रकृति के नियम पर ये निर्भर होता है। प्रकृति का नियम जो है विकास को निर्धारित करता है, जबकि मनुष्य अपने प्रयासों से समाज में कुछ ना कुछ योगदान देके इसमें परिवर्तन ला सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, महात्मा गांधी ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया, हमारे समाज को परिवर्तित कर दिया। जो पूरा समाज पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में था, उसमें एक व्यक्ति का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज और सावयव बिल्कुल अपने आप में एक जैसे हैं। दूसरी बात कि समाज के विभिन्न कोष्ठ, जिसे हम व्यक्ति बोलेंगे, वो सोचने, निर्णय लेने की उनको स्वतंत्रता होती है, जबकि सावयव में छोटे छोटे कोष्ठों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है ना। हमारे शरीर में हमारा दिल जो है अपना अलग से नहीं सोच सकता, हमारी आँख अलग से नहीं सोच सकती, हमारे जो फेफड़े हैं वो अलग से नहीं सोच सकते। उन्हें सावयव के अंदर ही उन्हें कार्य करना पड़ता है। जबकि समाज की हम बात करें तो समाज जो है सोचने और विचारने वाले के योग्य व्यक्तियों से बना हुआ है, और व्यक्ति जो हैं अपनी इसी विशेषता के कारण अपनी विचारों को से पूरे समाज को परिवर्तित करते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने भारतीय समाज को के जो रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी
उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, और इसके कारण ही समाज, भारतीय समाज जो है वो बहुत, इसमें समाज सुधार के जो आंदोलन हुए उससे भारतीय समाज में बहुत सुधार आया। तो व्यक्ति जो सोचता है वो हम उसे कोष्ठ के बराबर से तुलना नहीं कर सकते। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो है कि सावयव में या ऑर्गेनिज्म में कोई एक केंद्रीय शक्ति या स्नायु तंत्र होता है, जबकि समाज के विभिन्न अंग अलग अलग चेतन शक्ति रखते हैं। समाज में धार्मिक व्यवस्था की एक अलग महत्व है। उसी तरह से शिक्षा जो है वो धर्म से प्रभावित भी होती है, राज्य से प्रभावित भी होती है, पर वो इनको भी प्रभावित करती है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्रीय स्नायु तंत्र जो है वो ही इम्पॉर्टेंट है। फिर सावयव के जो इकाइयाँ हैं वो सबकी भलाई के लिए जीवित रहती हैं, अपना कार्य करती हैं, जबकि समाज सदस्यों की भलाई के लिए जीवित रहता है। समाज जो है व्यक्तियों के लिए बना है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए। तो स्पेंसर ने व्यक्तिवाद के औचित्य को दर्शाया और सावयवी एकता की धारणा को प्रस्तुत किया। अब स्पेंसर का जो क्रिटिसिज्म है, स्पेंसर की आलोचना भी इसी कारण से हुई थी, क्योंकि उद्विकासवादियों का ये कहना सही नहीं है कि सभी समाजों का उद्विकास एक ही प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। सभी समाज पर एक ही जैसा नियम लागू नहीं कर सकते, करना ठीक नहीं है, क्योंकि कई समाज हैं, जैसे जो आदिम समाज, कई समाज हैं जो अभी तक उस प्रक्रिया में निम्न स्तर पर ही रहे हैं। अगर उद्विकास की प्रक्रिया होती तो वो भी उसी क्रम में आगे बढ़ते, जबकि ऐसा नहीं देखने को मिला। और ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि उद्विकास की प्रक्रिया में कई समाजों ने एक चरण को छोड़कर और वो बिल्कुल ही दूसरे चरण पर जंप कर गए हैं, जो कि उद्विकास की प्रक्रिया के विरुद्ध है। हमने जब बात करी थी पिछली क्लास में, तो उद्विकास का के उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जो चरण बताए थे, वो उन्होंने कहा था कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित चरणों या क्रमों से ही चला जा सकता है। पहले चरण से दूसरे चरण, दूसरे चरण से तीसरे और तीसरे से चौथे। ऐसा नहीं कि बाल अवस्था से सीधा वृद्धावस्था या युवावस्था से सीधा मतलब बालावस्था से वृद्धावस्था तक नहीं जाया जा सकता, और साथ ही युवावस्था से वापस बालावस्था में नहीं जाया जा सकता। जबकि समाज के उद्विकास में हम देखते हैं कि कई समाज जो हैं वो एक चरण छोड़ के भी आगे बढ़ जाते हैं। कई समाज जो हैं वो चारागाह अवस्था या कृषि अवस्था उसको के बिना ही, अब जैसे हम बात करें सिंगापुर और जो साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन्स हैं, वहाँ पे सिंगापुर है, हांगकांग है, कोरिया है, ये जो समाज हैं इनमें कृषि अवस्था का कभी हम देखते ही नहीं है। बिल्कुल सीधा वो आगे पूंजीवादी व्यवस्था तक पहुंच गई। तो प्रत्येक समाज अलग अलग परिस्थितियों की देन होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आलोचना है उद्विकासवादियों की। दूसरी बात है कि प्रत्येक समाज के उद्विकास में समान स्तर माने हैं, जो कि सही नहीं है। किसी समाज में कोई चरण पहले और कोई बाद में, या दो स्तर साथ ही साथ देखने को मिल सकते हैं। पशुचारण के साथ कृषि और या कृषि के साथ पूंजीवाद उद्योग, ये चरण कई समाजों में एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चरण खत्म हुआ तब दूसरा चरण शुरू हुआ, कई बार ये चरण साथ में देखने को मिलते हैं।
इसी तरह से जो उद्विकास वाला सिद्धांत है, इसने गोल्डन वीजर का मानना है कि इसने डिफ्यूजन को अहमियत नहीं दी, यानी कि प्रसार को महत्व नहीं दिया। प्रसार एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण दो समाज या दो संस्कृतियां जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं, जिससे संस्कृति और समृद्ध और सुदृढ़ होती है। भारत में भी हम देखें, जब आर्यों का आगमन हुआ भारत में, तो जो द्रविड़ संस्कृति थी उससे जो मिश्रण हुआ उसके तो ये प्रसार, डिफ्यूजन जो था, उससे एक नवीन भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ। इसी तरह से इस्लामी जो संस्कृति है वो जब भारत में आई और ब्रिटिश संस्कृति जब भारत में आई, तो ये जो सांस्कृतिक तत्वों का जो आदान प्रदान हुआ, उससे संस्कृति जो है वो बहुत विकसित हुई। तो उद्विकासवादियों ने इस प्रसार या डिफ्यूजन को महत्व नहीं दिया, जो कि गलत माना गया। फिर उद्विकासवादियों ने इनोवेशन या इन्वेंशन या आविष्कार, उसके महत्व को भी भुला दिया और उसे महत्व नहीं दिया। उन्होंने, अब हम अपने यूरोप के इतिहास के बारे में या हमारी पूरी जो समाज के इतिहास के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आविष्कार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर लाइट का आविष्कार नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं होता, स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं होता, छापा खाने का आविष्कार नहीं हुआ होता, या जो हम ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार नहीं हुआ होता, तो आज जो समाज है वो इस तरह का नहीं होता जिस तरह से पहले का समाज है। तो यहाँ उद्विकास के जो सिद्धांत है वो आविष्कार को महत्व नहीं देती है। इसी तरह से मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज का उद्विकास जीवों की तरह नहीं होता। सामाजिक उद्विकास में मानव का प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि जीवों के उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। गिन्सबर्ग ने भी कहा है कि ये उद्विकास एक सरल स्थिति से जटिल स्थिति से होने वाला परिवर्तन, ये जो अवधारणा है, ये थोड़ी इसकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक जीवन जटिल ही होगा। कई बार सामाजिक जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है वैसे वैसे और कई बार सरलताएं भी आती हैं। तो जटिलता की संभावना हो सकती है, पर ये अनिवार्य नहीं है। फिर उद्विकास की जो अध्ययन पद्धति है वो भी दोषपूर्ण मानी गई है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अवलोकन की जगह पर अनुमान और यात्रियों के वर्णन को इसने महत्व दिया। तो जो प्रत्यक्षवाद की जो पद्धति ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रचलित करी थी, वो सामाजिक उद्विकास पर उसका की कुछ महत्वपूर्ण छाप नहीं देखने को मिलती। और उद्विकास के जो आंतरिक शक्तियों के कारण उद्विकास जो होता है, उन शक्तियों का उल्लेख भी उद्विकासवादियों ने नहीं किया है कि किन बेसिक शक्तियों के कारण उद्विकास हुआ। पदार्थ में शक्ति का किस प्रकार से उसमें शक्ति आई और किस तरह से वो परिवर्तन करती है, ये भी क्वेश्चनेबल है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने में इस सिद्धांत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि समाज कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि ये लंबे और क्रमिक उद्विकास का सिद्धांत है।
लेकिन इसकी कठिनाई ये है कि इसके ऐतिहासिक परिमाण जुटाने में बहुत समस्या होती है। इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उद्विकास का जो सिद्धांत है उस पर बाद में चलकर यूनिलीनियर इवोल्यूशन, मल्टीलीनियर एवोल्यूशन, साइक्लिकल इवोल्यूशन, इनके सिद्धांत भी आगे चलकर प्रचलित हुए और यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी भी प्रचलित हुई। पर समाज को समझने के लिए उद्विकास का सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। फिर भी जो उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य है ये एक वर्णनात्मक प्रतीकात्मक परंपरा है और ये एक व्याख्यात्मक सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं है। तो ये हमें समाज को एक निश्चित नज़रिया समझने का एक निश्चित नज़रिया देती है और इसका प्रभाव, ये सोशल इवोल्यूशन का प्रभाव आगे चलकर डर्खाइम की विचारधारा पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा था, जिसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।